ये अगर हम हमारे जो महापुरुष हैं, हम उनको महापुरुष, ये भी एक सवाल है कि उनको महापुरुष क्यों मानते हैं। उन महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उनके संघर्ष की बदौलत हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, हमारे परिवार में बदलाव आए, हमारी जीवन शैली में बदलाव आए। हमें उनके संघर्ष का एक बड़ा लाभ हमें मिला, इसलिए हम उनको अपने महापुरुष मानते हैं। दूसरा, उन हमारे महापुरुषों ने इंसानियत और मानवता की बात की। तो इंसानियत और मानवता की बात मतलब ये पूरे विश्व में मतलब इसकी ज़रूरत है, और जो भी इंसानियत और मानवता की बात करता है, वो हमारा महापुरुष है। तो हमारे महापुरुषों की बदौलत जो ऊंच-नीच की भावना खत्म हुई, गैर बराबरी की भावना खत्म हुई, या उस पर प्रहार किया गया। तो ये जो उसमें मतलब भेदभाव है, छुआ-छात है, स्पर्शता है, ये सबके ऊपर प्रहार किया हमारे महापुरुषों की विचारधारा ने, इसलिए हम उनको अपने महापुरुष मानते हैं। उन्होंने गैर बराबरी, ऊंच-नीच को खत्म करने के प्रयास किए, और उन्हीं के कारण हमारे जो लोग हैं, उनमें मतलब कि बहुत सारे बदलाव हुए। आप मतलब कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जैसे हम लोग आज नौकरी पे, तो बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज अगर ये संघर्ष नहीं करते, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, तो शायद आज हम लोग नौकरियों, सरकारी नौकरियों में नहीं। तो सरकारी नौकरियों में जब हम हुए, तो इसका मतलब हमें मतलब हमारे महापुरुषों की विचारधारा से, उनके संघर्ष से हमें लाभ मिला। अब सवाल ये है कि हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने ये जो संघर्ष किया, तो उन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं सहन की होंगी, और केवल उन्होंने नहीं, हमारे जो भी इसमें सामाजिक आंदोलन में जो लोग लगे हुए, आप उसमें दूसरे जो आज भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें भी बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा दुख तकलीफ सहन करना पड़ता है। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत पीड़ाएं सहन की, बहुत दुख सहन किया, बहुत तकलीफ सहन की, अपने आप को खत्म किया, अपने परिवार को खत्म किया, तो तब जा करके हमें अपने जो है, जो आज हमें अधिकार मिले हैं, जो हमें राइट मिले हैं, जो आज हमें नौकरी का अधिकार मिला है। आज नौकरी के कारण बहुत सारे लोग हमारे सरकारी सेवा में हैं, और सरकारी सेवा में तो उन्हें आज मतलब कि मंथली जो है, उसको आप धन कहें या उसको मानदेय कहें या उसको मतलब कि सैलरी कहें या वेतन कहें, जो भी है उनको मिल रहा है। उनसे बहुत सारे बदलाव आए, जिसके कारण हमारे समाज में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मास्टर बने, एडवोकेट बने। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने सारे लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बने, लेकिन इन लोगों ने मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की तरह, छत्रपति साहू महाराज की तरह, पेरियर साहब की तरह, या रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उनकी तरह समाज में मतलब काम नहीं किया। इसलिए हाँ, एक आज ये सवाल खड़ा हो गया कि सामाजिक ऋण, क्योंकि ये सामाजिक ऋण इसलिए है क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि पूरे समाज में मतलब पूरे समाज के जो लोग हैं, सबको अवसर मिले। लेकिन जो मौजूदा सरकारें रही, भारतीय संविधान की रचना हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए कि जो कमजोर लोग हैं उनको भी अवसर मिले, और उनको इस कदर अवसर मिले कि वो जो फॉरवर्ड लोग हैं वो उनका मुकाबला कर सकें, और उनको फॉरवर्ड के मुकाबले के लिए बैकवर्ड जो शब्द है, बैकवर्ड के नाते बहुत सारी छूट मतलब उसमें इस तरह के प्रोविजन किए गए, ये बंदिशें लगाई गई, इस तरह की डायरेक्शन उस संविधान में रखी गई। तो इस तरह की डायरेक्शन जब दी गई, उस डायरेक्शन के संदर्भ में बहुत सारे कानून भी बने, बहुत सारे ऑर्डर भी निकाले गए सरकार द्वारा। उन ऑर्डर के तहत बहुत सारी छूट हमें मिली, और उस छूट की तहत हम लोग सरकारी नौकरियों में आए। आगे जो नौकरियों में जो लोग आए, उनके बच्चे जो आज बहुत सारे एमबीबीएस या एमटेक, बीटेक, बहुत बड़ी मतलब कि उनको अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिला। लेकिन सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों जातियों को इकट्ठा किया, करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिलाए, करोड़ों लोगों को शिक्षा के अवसर दिलाए। लेकिन हम जो लोग हैं, जो क्योंकि बाबा साहब चाह रहे थे कि पूरे देश के लोगों को अवसर मिले, लेकिन आगे जो है वो अवसर खत्म हो रही है। अब जो मौजूदा सरकार है उन अवसरों को खत्म कर रही है, जैसे निजीकरण कर रही है। तो इस तरीके से अवसर समाप्त किए जा रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में हमारी ड्यूटी बन जाती है कि सामाजिक हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई सामाजिक ऋण है, क्योंकि हमारे महापुरुषों की बदौलत हमारी जीवन शैली में बदलाव आया, हमें अधिकार मिले। तो हमें जब ये अधिकार मिले तो हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। अब हमारे महापुरुषों की बदौलत हमारे जीवन में जो बदलाव आए, जो सुख सुविधाएं हमें मिली, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे मदन पाल जी ने बताया, उनके बच्चे चले गए दवाई के भाव में, है? तो इस तरीके से ही जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनके कोई संतान नहीं थी, लोग कहने लगे आप दूसरी शादी कर लो, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा ये तो समाज के जो बच्चे हैं ये मेरे ही तो बच्चे हैं। और उन्होंने यहां तक किया, लोग जब उनको कहने लगे कि आप दूसरी शादी कर लो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कहा हो सकता मेरे अंदर कोई कमी हो और मेरी वजह से बच्चा पैदा ना हुआ, अगर मेरी घरवाली मुझे छोड़ करके कोई दूसरी शादी कर लेगी तो मुझे कैसा महसूस होगा। मतलब वो पुरुषत्व को भी मतलब ठोकर मार रहे उस जमाने में। तो आज भी हम लोग उस कदर तैयार नहीं है, तो इसलिए आज ये जरूरत है कि सामाजिक जो ऋण है, क्योंकि उन महापुरुषों ने कितना त्याग किया, अपने परिवार का त्याग किया, अपने कई जगह बीवी बच्चों का त्याग किया, घर से बाहर रहे, कितना कई बार भूखे रहे, प्यासे रहे और समाज का जो ताने सहे, और उसके बावजूद हमें अधिकार दिलाए। तो हमारे अंदर कम से कम इतनी मतलब कि नैतिकता तो होनी चाहिए कि जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को हम मंजिल तक ले जाएं, जो उनका रास्ता था उस रास्ते पर चलें। इसलिए जो सामाजिक ऋण जो शब्द आया, वैसे जो सामाजिक जो ऋण शब्द है, ये ऋण जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा तो ये लगभग 1755 में इसको मतलब कि सैमुअल जॉनसन द्वारा मतलब शब्दकोश में डाला गया 17वीं शताब्दी में जैसे, तो ये फ्रेंच शब्द था, इसको उसमें डाला गया। तो इसलिए आज जो सामाजिक जो ऋण है वो ऋण कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं फुले अम्बेडकरी आंदोलन में जो भी हमारे महापुरुष हैं इस विचारधारा के, उन महापुरुषों के आंदोलन के कारण, उनके त्याग और समर्पण के कारण हमें बहुत सारे अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, बातचीत करने का अधिकार। तो आज हमारी भी ये नैतिक ड्यूटी है कि हम इस अधिकार को पहले बचाएं, इस अधिकार को सुरक्षित रखें, इस अधिकार में और ज्यादा बढ़ोतरी करें और ज्यादा विकास करें। इसलिए इधर जो है हम आज हमारी ये नैतिक ड्यूटी है, जिन लोगों ने भी इस हम फुले अम्बेडकर की विचारधारा, मैं तो ये समझता हूँ कि इस देश में जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उन सबको बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनके आंदोलन के कारण ही ये लाभ मिला है और उनकी नैतिक ड्यूटी है कि वो इस देश में इन महापुरुषों के अकॉर्डिंग बदलाव करें, इन महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार समाज का निर्माण करें। प्रदीप जी, इसको हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर की पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से समझें तो ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उस समय की जो सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, उससे ऋण लिया और ऋण लेकर के मतलब के डीडी कश्यप, जीडी तपासे जैसे लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। डीडी कश्यप हरियाणा में डीजीपी रह चुके हैं, जीडी तपासे हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं। तो ऐसे लोग पढ़ लिख करके जब आए तो उन लोगों ने जो ये सामाजिक ऋण था जो उनके ऊपर बाबा साहब ने उतार, तो समाज को ऊपर मतलब कि एक तरह से अपनी जिम्मेवारी भी निभाई और सामाजिक ऋण भी उतारने का भी काम किया। हालांकि बहुत ज्यादा बाबा साहब ने वो काम किया, लेकिन जो लोग बाबा साहब के संघर्ष के कारण और बाबा साहब की मेहनत के कारण पढ़ लिख करके आए, उन लोगों ने अगर अपनी जिम्मेवारी समझी होती तो बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आता। तो यही चीज आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि जो ये ड्यूटी थी डीडी कश्यप, जीडी तपासे जैसे लोग बाबा साहब के संघर्ष के कारण वो पढ़ लिख करके आए, आज यही हमारे ऊपर निर्भर है कि हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण पढ़ लिख करके आए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा संघर्ष ना करते या आंदोलन नहीं चलाते तो शायद हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते, और हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते तो हम कैसी मतलब किस तरह के जीवन जी रहे होते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिलाई, ये अधिकार जनता को ना मिले होते तो ये जनता किस तरह का मतलब जीवन जी रही होती। तो ये अधिकार उनकी बदौलत हमें मिले, तो
हमारे अंदर क्या मतलब ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम पे बैक टू सोसाइटी करें। अब पे बैक टू सोसाइटी के लिए हम क्या करें, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने मतलब कि हमारे लोगों को विदेश पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए, तो हम अपने समाज के लोगों को पढ़ने के अवसर उपलब्ध कराएं, उनकी शिक्षा का प्रबंध करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनका संगठन बनाएं, उनको क्या नाम है व्यापार के या और कोई रोजगार के धंधे उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से अगर हम प्रयास करें तो ये सामाजिक ऋण चुकाया जा सकता है। लेकिन इन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है संगठन। अगर वो संगठन हम खड़ा नहीं कर सकते तो ये काम नहीं हो सकता। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का निर्माण किया, तो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का शिक्षा के उद्देश्य से निर्माण किया गया और शिक्षा के उद्देश्य से हमारे लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो इसी तरीके से हमने एक जैसे आज बामसेप संगठन, उस संगठन को हमें मजबूत करना चाहिए। उस संगठन क्यों बनाया उसके महत्व को हमें समझना चाहिए, उस संगठन को सहयोग क्यों करना चाहिए ये हमें समझना चाहिए। अब ये चीज अगर हम समझेंगे तो सामाजिक ऋण उतारा जा सकता है। लेकिन समाज में कई तरह के तत्व हैं, वो कई तत्व इस तरह की बात कर रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब बामसेप संगठन ने बड़े पैमाने पर बहुत बदलाव किया। आज क्या नाम है हमारे महापुरुषों का जो संदेश था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था, उनकी जो नीति और रणनीति थी, उसकी बहुत सारी बातें समाज में गई, बहुत सारी किताबें आई, उनके संघर्ष को बहुत सारे लोगों ने अपनाया भी जीवन। तो आज ये इसलिए हुआ कि उन महापुरुषों के विचारधारा के ऊपर सेमिनार हुए, संगोष्ठी हुई, कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों से बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली। अब इस कार्यक्रमों से जो उनकी विचारधारा से हमने जो प्रेरणा ली, तो अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम सारे लोग एक संगठन, एक सिस्टम के ढांचे में जुड़े। एक संगठन सिस्टम जब हमारा डेवलप होगा तो उनको ट्रेनिंग द्वारा, लगातार ट्रेनिंग से फिर हम एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि अब ये जरूरी क्यों है, बिना संगठन, बिना सिस्टम के ये नहीं हो सकता। अगर आप सारे देश के लोग मान लेते हैं किसी देश की किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाए और पूरी जनता कहे कि चलो लड़ो, वो क्या जंग जीत जाएंगे? जंग नहीं जीत सकते। उनको जंग जीतने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, उनका प्लानिंग होना जरूरी है और एक सिस्टम में लड़ना जरूरी है, तभी आप जीत सकते हो। और इसलिए हमारे जो लोग हैं, कई लोग जो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारा संगठन कैसा हो, हमारा संगठन क्या हो, हमारे संगठन में के लक्ष्य उद्देश्य क्या हो, हमारा संगठन किस प्रकार से काम करे। तो उसमें हमने ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी कि जैसे बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, तो उन्होंने मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र को छुआ। उसमें तमाम जो अलग अलग मतलब के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में उन्होंने जाने का प्रयास किया। हमारे तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हमें आज जो बामसेप ने जैसे उपसूट विंग बनाई है, जैसे अभी मूल निवासी संघ है, मूल निवासी सभ्यता संघ है, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है, तो ये सारे जो अभी मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन प्रयागराज में हो रहा है, तो इस तरीके से हमें मूल निवासी विद्यार्थी संघ है, तो हम सबको तालमेल बनाते हुए और पूरे देश में एक मजबूत संगठन बनाना पड़ेगा, उसका एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उस सिस्टम के तहत आचरण और व्यवहार करना पड़ेगा और उसकी लगातार ट्रेनिंग से, लगातार प्रशिक्षण से बहुत सारी चीजें, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के ये चीजें प्राप्त नहीं की जा सकती। क्योंकि हम अगर जैसे ड्राइविंग का अगर हम जान ले कि भाई ड्राइविंग ऐसे होती है, उसको पढ़ लें, और लेकिन जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो सफल नहीं हो सकती। और प्रैक्टिकल के लिए पहले हमें उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा पढ़ने के बावजूद। तो इसलिए आज हमारी ये जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर, या हम मोटे तौर पर हम समझ लें, जैसे हम जो बच्चे पैदा करते हैं, आज समाज के लोग इसलिए बच्चे पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में वो उसका सहारा बने। सहारा बनेंगे इसलिए वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं और फिर बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करते हैं। तो इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिलाए, जो उन्होंने अपेक्षा की थी कि मेरे समाज के जिस दिन इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और मास्टर पैदा हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए मजबूत करने का प्रयास किया कि हमारे समाज के लोगों को अवसर उपलब्ध कराए। ये लोग पढ़ लिख करके मेरे की तरह जो मेरे कंधों पर भार है उसको हल्का कराएंगे। लेकिन ये लोग तो पेट्टू कलर निकले,
तो इसलिए आज ये हमारी नैतिक ड्यूटी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने की वजह से हमारे, और एक और है, हमारे कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि वो पढ़ लिख करके बड़ी कोठियां बना करके और ज्यादा शिक्षा ग्रहण करके समाज से कट के वो सुरक्षित रह लेंगे। इसके बिना भी वो सुरक्षित नहीं रह सकते, उन पर हमले ज्यादा होंगे आने वाले समय में। अगर वो संगठन और समाज के साथ जुड़े नहीं रहे तो उनके वो सफेदी करने का भी उनका ब्योंत नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि आने वाले समय में रोजगार खत्म हो जाएंगे और उनकी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए उनके पास से इतना पैसा नहीं होगा, उनकी जो संतान है उनके पास पैसा नहीं होगा। और ब्राह्मणवादी जो सरकारें धीरे 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 रोजगार के अवसर खत्म कर रही है, निजीकरण कर रही है बड़े पैमाने पर, जो भी पब्लिक सेक्टर थे उसको खत्म किया जा रहा है। और वो इसलिए खत्म किया जा रहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग थे वो रोजगारों पर आने लगे। जैसे अभी मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर साहब जैसे संजय इंगोले जी प्रोफेसर हैं, तो इस तरीके से वो अवसर मिले और उससे बहुत सारे हमारे मतलब कि दिनचर्या में बदलाव है, सोच समझ में बदलाव हुए। तो ये वो एक प्लानिंग के तहत ऐसा कर रहे हैं, वो निजीकरण इसलिए नहीं कर रहे कि ये लोग अगर पढ़ लिख करके आ गए तो सत्ता इनके हाथ में होगी, और या व्यवस्था जो है, हम व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, तो इस पर इनका कब्जा होगा, इन पर कब्जा होगा, तो उन्हें डर है कि ये हमारे साथ अन्याय करेंगे, जबकि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमने किया भी नहीं। लेकिन वो इसका मतलब वो हमें देना नहीं चाहते। यहाँ ये सिद्ध होता है क्योंकि जब वो विदेशी लोग इस देश में आए तो हमारे साथ उन्होंने गैर बराबरी ऊंच नीच की भावना की और हमें जातियों में बांट दिया। और आज भी वो लोग सत्ता में जब अब तक कब्जा उन्हीं का रहा है एक तरह से बड़े पैमाने पर, अभी भी वो लोग हमें गाए बगाए हमारे जो अधिकार उन पे कैंची चलाते रहते हैं। अभी भी उनकी मानसिकता है कि इनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। उनकी जो मानसिकता है एक शैतान प्रवृत्ति की है, मतलब कि जो दूसरे का शोषण करना चाहती है। तो इस ब्राह्मणवादी मानसिकता को बदलने के लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा और ये महसूस करना पड़ेगा, हमें ये महसूस होना भी चाहिए, क्योंकि जो नालायक संतान होती है वो महसूस नहीं करती। अगर हम लायक हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बच्चे, दीनबंधु सर छोटूराम के बच्चे, अगर हम उनको अपना महापुरुष मानते हैं, वो हमारे पूर्वज थे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने त्याग क्या किया। दीनबंधु सर छोटूराम को भी लोग ऐसे कहने लगे कि आप दूसरी शादी कर लो, उन्होंने कहा पूरी जनता के जो लोग हैं ये मेरे ही बेटा बेटी हैं। तो आज हमें ये समझना पड़ेगा जो पूरा समाज है, ये पूरे समाज के जो लोग हैं, समाज के जो नौजवान हैं, समाज के जो बेटा बेटी हैं, वो हमारे ही बेटे हैं, हमारी ही बेटियां हैं, और उन सब की परवरिश करना, उन सब की देखभाल करना और उन सबको रोजगार उपलब्ध कराना, उन सबको शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारी नैतिक ड्यूटी है। और ये नैतिक ड्यूटी इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका प्रावधान किया है। उस भारतीय संविधान को लागू करवाना ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है। इसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। अभी जो किसान जो आंदोलन था वो भी हमारे लिए एक प्रेरणादायक। किसानों ने ये महसूस किया कि उनको अपने पूर्वजों से जमीन मिली और ये जमीन छीन करके ये कारपोरेट वर्ग को दी जाएगी, या धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा होंगे कि उनकी तरफ चली जाएगी। तो किसानों ने क्या किया? किसानों ने पूरे देश के लगभग 600 के करीब संगठन उसमें जुड़े। कोई जिला स्तर का था, कोई ब्लॉक स्तर का था, कोई राज्य स्तर का था, कोई राष्ट्रीय स्तर का था। ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के लगभग 40-50 संगठन उसमें इकट्ठा हुए और उन लोगों ने एक आपके सामने है कि कितना बड़ा आंदोलन चलाया। चारों तरफ से दिल्ली को जाम कर दिया। लगभग 800 के करीब जो है वो किसान उसमें शहीद हो गए, मर गए बेचारे। और उसमें महिलाएं भी उनका भी योगदान है, वो भी कई महिलाएं भी उसमें चली गई इस आंदोलन में। तो इस तरीके से आप देखिए कि उन्होंने कीमत चुकाई तो प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने सामाजिक ऋण इस तरह हम भी लौटा सकते हैं क्योंकि किसान जो मूल निवासी बहुजन समाज का ही हिस्सा है। बहुत सारी जो किसान जातियां मूल निवासी बहुजन समाज से ही आती, तो इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने, किसानों ने ये जो आंदोलन लड़ा, इस आंदोलन को प्रेरणा मानते हुए किसानों को भी और दूसरे लोगों को भी ये देखना चाहिए कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और मुझे ये लगता है कि मौजूदा सरकार ने ये जो घोषणा की है
कुछ लोग मान रहे हैं कि ये जो घोषणा इसलिए की कि चुनाव आ रहे थे, वो आ रहे थे। लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा जो बात है वो ये लग रही है, इस आंदोलन से किस दोस्त और दुश्मन की पहचान हो रही है। हमें पता चल रहा था कि कौन हमारा दोस्त, कौन दुश्मन। ये आंदोलन इसलिए जो मौजूदा ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको डर पैदा हो गया और उस डर के कारण उन्होंने ये घोषणा करनी पड़ी। क्योंकि ये जो आंदोलन अगर और लंबा चलता तो उससे मतलब के जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं और जो सामाजिक जो भाईचारा आपस में निर्माण हुआ मूल निवासी बहुजनों में, इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम है। तो इस आंदोलन को भी अगर हम अपनी प्रेरणा मान लें कि भाई कीमत चुकाए बगैर या सामाजिक ऋण चुकाए बगैर, क्योंकि किसानों ने ये ऋण चुकाया ना, इतने लोग मारे गए, किसानों ने पैसा दिया, हर गांव से उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, तो ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके तभी आंदोलन चल पाए। तो इसलिए हमें आज ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिना पैसे आंदोलन नहीं चल सकता, वो उसके लिए त्याग और समर्पण की जरूरत, हमें पैसा देना पड़ेगा आंदोलन को चलाने। दूसरा, हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी आंदोलन को चलाने के लिए, जैसे किसानों ने दी। क्या हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अगर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं तो हम जो बाबा साहब का लक्ष्य था, उद्देश्य था, उसको हम हासिल कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने अपने बच्चे कुर्बान किए, तो क्या हम अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकते? तो आज मैं जो भी दर्शक हैं उनसे मतलब ये निवेदन भी करना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है ये अपने आप को महिमा मंडित करने का आंदोलन नहीं है, अपने आप को सुरक्षित करने का आंदोलन नहीं है, ये समाज को सुरक्षित करने के लिए अपने आप को कुर्बान करने का आंदोलन है, अपने आप को मतलब त्याग और समर्पण करने का आंदोलन है, पे बैक टू सोसाइटी करने का आंदोलन है। हम कितना समाज को दे पाएंगे, इसकी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ये जो संदेश है समाज में सभी को देना चाहिए, समाज के बाकी लोगों को भी पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए तैयार करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बंगाल। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।